नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। डीएफओ से गाली गलौज और मारपीट थप्पड़ के मामले में कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत को 12 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। इससे पहले रजावत ने जमानत अर्जी पेश की, लेकिन SC/ST कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज होने और जेल भेजने की सूचना मिलते ही रजावत के समर्थकों ने कोर्ट परिसर में हंगामा कर दिया। पूर्व विधायक रजावत मीडिया से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में होने के कारण पुलिस ने उन्हें मीडिया से बातचीत नहीं करने दी। इससे रजावत का पारा हाई हो गया। वो पुलिस वालों से भी उलझने लगे। रजावत लगातार बात करने की जिद करते रहे और पुलिस वाले उन्हें चलने को कहते रहे। इस दौरान भवानी सिंह रजावत के समर्थकों ने भी गेट के बाहर हंगामा किया। रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें बताया गया था कि भवानी सिंह रजावत ने कार्यालय में आया और उसने उसका थप्पड़ मारी और राजकारण में बाधा पहुंचाई। उस रिपोर्ट पर भवानी सिंह रजावत को आज न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय द्वारा उसकी जमानत खारिज कर दी गई और 12 तक उसको जेल से दे दिया गया। और अब बात उस साजिश की जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकी आ चुके हैं। धमाके के लिए RDX आ चुका है। साजिश के निशाने पर हैं सीधे प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि वो साजिश बेनकाब हो गई है, लेकिन साजिश रची किसने, इसकी जांच शुरू हो गई है। धमाके के लिए 20 किलो RDX, मारने के लिए 20 स्लीपर सेल, हत्या की साजिश वाली ईमेल, साजिश की 2020 नाकाम। देखिए इन तस्वीरों को, ये महज ईमेल नहीं बल्कि साजिश का वो चिट्ठा है जिससे पूरा देश सकते में आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। कोई है जो भारत को दहलाना चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना चाहता है, उन्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। दरअसल एक ईमेल आया है और उस ईमेल के सामने आने के बाद ही ये हाई प्रोफाइल हत्या की साजिश बेनकाब हुई है। दरअसल ये मेल केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के मुंबई ब्रांच को मेल भेजा गया और इस मेल भेज करके इस मामले में धमकी भरा एक जो इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है। आखिर कौन है वो जो देश का दुश्मन है, किसी मानवता से बैर है? कौन भारत के दामन को लहूलुहान करना चाहता है? भारत की शांति व्यवस्था उसे क्यों खटक रही है? मामले की गंभीरता को देखते हुए अब NIA इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के मुंबई ब्रांच को मेल भेजा गया और इस मेल भेज करके इस मामले में धमकी भरा एक जो इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है। जिस तरह से ये मेल मिला, उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो जांच कमेटी बना दी गई और उस मेल भेजने वाले शख्स का पता लगाया जा रहा है कि वो मेल किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या आखिर मंसूबे रहे हैं, क्या एक विशेष साजिश के तहत उस मेल को भेजा गया। अब ईमेल में लिखे उस मजमून को देख लीजिए जिसमें हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आतंकियों से संपर्क का दावा किया गया है इस मेल में। साथ ही ये भी लिखा है कि 20 किलो RDX की व्यवस्था हो चुकी है। 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों को मारने का प्लान है। 20 स्लीपर सेल के गठन का अंदेशा जताया गया है। बता दें कि मेल NIA मुंबई को भेजा गया था। मेल कितना सच है ये जांच का विषय है, लेकिन ये क्यों खतरनाक है ये भी समझ लीजिए। करीब 6 हफ्ते पहले यानी 17 फरवरी को दिल्ली के सीमापुरी में एक घर से IED मिला था। इस घटना से करीब महीने भर पहले यानी 15 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी के मेन गेट पर लोहे के बक्से में बम छिपाकर रखा गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक दिसंबर में कश्मीर और पंजाब में भी इस तरह का IED मिला था। इन IED पर लगे मैग्नेट पर ISI की मोहर लगी थी, मतलब दहलाने की साजिश पाकिस्तान से की गई थी। तो क्या PM मोदी की हत्या की साजिश भी सीमा पार से हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे की। कल जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन समारोह में शरीक होंगे, लेकिन नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी उनके दौरे से पूर्वी राजस्थान में पार्टी की मजबूती के सपने देख रही है, तो कांग्रेस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर नड्डा को घेरने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर, नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से योजना हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से ये बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी, तो वो ये सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद। उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जरा समझिए कि ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है। 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2013 में तस्वीर उलट थी। 2013 में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी का कहना है कि इस बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी ही लीड लेगी। बीजेपी 2018 में हुई करारी हार का हिसाब 2023 में चुकता करना चाहती है। साथ ही गुर्जर वोटों के नुकसान की भरपाई मीना समुदाय के वोटों से पूरी करना चाहती है। लिहाजा जेपी नड्डा ने आदिवासी मीना समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद का फैसला किया है। मगर इस दौरे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गूंज जरूर सुनाई देने वाली है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। गहलोत यहां महंगाई के विरोध में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान, जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने सभा स्थल सहित रूट की तमाम तैयारियों का जायजा लिया। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री फागलिया पहुंचेंगे। वहां चौहटन विधायक पद्माराम वाल के पुत्र के विवाह में समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद गहलोत बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में बने सभा स्थल पर पहुंचेंगे। आदर्श स्टेडियम में महंगाई के विरोध में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे सीएम गहलोत कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंच रहे हैं। कल इसी कार्यक्रम स्थल पर वो एक आम बड़ी सभा को, महंगाई के विरोध एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लेने के लिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण भी पहुंचे हैं। हमारे साथ में है बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरी क्योंकि जोधपुर संभाग से पुलिस का जाब्ता होगा, क्योंकि उनका अलग अलग कई जगहों पर कार्यक्रम है, सेडवा में भी है, बाड़मेर शहर के अंदर अलग अलग जगह पर, उसको देखते हुए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात की गई है? जहाँ पे वो सबसे पहले आएंगे हेलीकॉप्टर से, तो हेलीपैड, उसकी अलग सुरक्षा है। जिस रूट से वो चलेंगे वो अलग है, रूट लाइनिंग उनकी अलग है, उनका कारकेड अलग है। जिस
सम में शिरकत करेंगे। वहाँ पे एक निजी फंक्शन है एमएलए साहब चौटन के, उनका जो है, और यहाँ पे जो आम सभा है तो उसकी अलग व्यवस्था है, उनके ठहरने की स्थान की उस पर अलग व्यवस्था है। हमारे साथ में हैं बाड़मेर के जिला कलेक्टर महोदय, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और आपने विजिट किया है सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कल के प्रस्तावित दौरे को लेकर जो सभी पूरी टीम के साथ सभी व्यवस्थाएं यहाँ देखी गई हैं। सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हम प्रोग्राम थोड़ा लेट पर मिला था तो अभी चल रही हैं। आज शाम तक हम सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण कर लेंगे। तो ये जिला कलेक्टर महोदय का कहना है कि पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। 2 साल बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और जो ये स्टेडियम है यहाँ पर करीब जो यहाँ के नेता है उनका कहना है कि 30,000 लोगों के यहाँ पर आगमन होगा और महंगाई के खिलाफ सीमावर्ती बाड़मेर जिले से एक बुगल फूंका जाएगा, ताकि जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ जनमानस को तैयार किया जा सके और केंद्र की सरकार पर वार किया जा सके। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। उधर बीकानेर में 2 अप्रैल को आयोजित होने वाली हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती से ठीक पहले बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विरोध की वजह है धारा 144 जो हिंदू धर्म यात्रा से ठीक पहले लगाई गई है। नवरात्र से पहले धारा 144 क्यों लगाई? देखिए, मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है तिष्ठीकरण की नीति का इतना प्रभाव दिखाई देगा, कल्पना से परे। धार्मिक कार्य में ऐसी बाधा क्यों? लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रतीक उनके देवी देवता, उनके आराध्य देव होते हैं और उनकी पूजा अर्चना रोकना ये बहुत बड़ा अपराध है। पहले कोटा, अब बीकानेर में धारा 144 क्यों? कोटा में शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बीकानेर में धारा 144 लगाई जाती है। आखिर पूजा अर्चना पर पॉलिटिक्स क्यों? धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक महोत्सव पर प्रतिबंध लगाना ये सरासर गलत है। हिंदुओं की मान मर्यादा को ठेस क्यों? हिंदुओं की मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए ये बीकानेर में इस प्रकार का कदम उठाया गया है। हिंदू जाग चुका है, दबने वाला नहीं। सीकर जागरूक इलाका है, जागरूक क्षेत्र है। हो सकता है कि इनके दिमाग में कोई गलत बात आ जाए और वहां भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई तो हम डट करके मुकाबला करेंगे। शनिवार को धार्मिक यात्रा जरूर निकलेगी। सीकर में कल जो चैत्र प्रतिपदा है बहुत बड़ी वाहन रैली निकलेगी और रामनवमी के दिन महारैली निकलेगी। बीकानेर में राजस्थान सरकार के धारा 144 वाले एक्शन से बीजेपी नाराज हो गई है। बीजेपी सांसद और नेता सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। धार्मिक कार्य में बाधा क्यों? धार्मिक यात्रा से पहले धारा 144 क्यों? आखिर सरकार को किस बात का डर है? विशेष रूप से नवरात्र की भी शुरुआत होती है, ऐसे अवसर पर 144 लगाकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की नीति जो सरकार की, इस राज्य सरकार की हमेशा से रही है, उसका इन्होंने बीकानेर में करने का प्रयास किया। आप हमारे इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कर रहे हो, तो वो एकदम पलट गए कि नहीं इस करो, ये तो आप करो, ऐसे एकदम वो पलट गए कि आप करो और ये भी समाज का कार्यक्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जिसे बीजेपी पॉलिटिक्स करार देकर बवाल मचा रही है, उसे जिला कलेक्टर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जरूरी बता रहे हैं। जिसमें रैली हो, जुलूस हो या प्रदर्शनी हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, उसकी अनुमति प्रशासन से ले ली जाए, क्योंकि प्रशासन को यातायात व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। धारा 144 पर सवाल जवाब की सियासत जारी है। बीकानेर में धारा 144 लगाई गई है। हिंदू धर्म यात्रा से पहले लगाई धारा 144। रैली और जुलूस के लिए अनुमति जरूरी। बिना अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। तो फिलहाल हिंदू धर्म यात्रा में धारा 144 बड़ा रोड़ा है, लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठनों ने भी ऐलान कर दिया है कि चाहे जो हो, धर्म यात्रा तो जरूर निकलेगी।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जमा हुए। कश्मीरी पंडितों ने अपने सिर और बाजू पर काली पट्टी बांध रखी थी। कश्मीरी पंडितों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि अब तक सरकारों ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। हमारा एक आग्रह है कि एक केस खोल देने से बिट्टा कराटे का सतीश टिक्कू हत्याकांड में आप समूचे समुदाय के संहार पर लीपापोती नहीं कर सकते। ये एक अकेला मर्डर नहीं था और ये कोई स्टैंड अलोन क्राइम भी नहीं था। जो हजारों जघन्य अपराध हुए उन सब की एक सामूहिक ट्रायल चलनी चाहिए, एक जेनोसाइड ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जेनोसाइड को मान्यता मिलनी चाहिए। हमारी पहली मांग है न्याय, न्याय और न्याय। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम लोग, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग उन व्यक्तियों के साथ दोबारा कश्मीर में रहें जो हमारे नरसंहार का कारण थे, जो हमारे परिवार वालों की मृत्यु का कारण थे, जो हमारी माताओं बहनों के बलात्कार और बर्बरता से मारे जाने का कारण थे। हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। अगर सरकार चाहती है और सच्चे मन से चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस जाए तो वो तभी जा सकती है जब न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर। नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से योजना हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से ये बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी। तो वो ये सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद। उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जरा समझिए कि ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है। 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2013 में तस्वीर उलट थी। 2013 में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी का कहना है कि इस बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी ही लीड लेगी।
बीजेपी 2018 में हुई करारी हार का हिसाब 2023 में चुकता करना चाहती है। साथ ही गुर्जर वोटों के नुकसान की भरपाई मीना समुदाय के वोटों से पूरी करना चाहती है। लिहाजा जेपी नड्डा ने आदिवासी मीना समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद का फैसला किया है। मगर इस दौरे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गूंज जरूर सुनाई देनी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जयपुर से इस वक्त खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। बकाया बिल होने के चलते कनेक्शन को काट दिया गया है। मानसरोवर, जगतपुरा, सोडाला, श्यामनगर, पुरानी चुंगी और पृथ्वीराज नगर इलाके के कनेक्शन काटे गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अधिकांश इलाकों की सड़कों पर अंधेरा छा गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे गए हैं। सड़कों पर इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि बिजली यहां पर जो है उसका कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल बकाया था यहां पर, जिसके चलते ये एक्शन लिया गया है बिजली विभाग की ओर से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग अंधेरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं क्योंकि यहां पर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दौसा में डॉक्टर सुसाइड मामले में अब डॉक्टर अर्चना शर्मा की बेटी का इमोशनल लेटर सामने आया है। बेटी का इमोशनल लेटर पढ़ने के बाद डॉक्टर सुनीत शर्मा फूट फूट कर रोने लगे। 4th क्लास में पढ़ने वाली श्याम भवी ने अपनी मां की याद में एक लेटर लिखा है। इस लेटर को पढ़कर हर कोई भावुक हो गया। जैसे ही बेटी के लेटर को पिता पुनीत ने पढ़ा तो वो भी रोने लगा। डॉक्टर अर्चना की बेटी पिछले 3 दिनों से अपनी नानी के यहाँ जयपुर में है और जयपुर में ही उन्होंने अपनी मां को याद कर ये लेटर लिखा है, जिसमें उसने लिखा है, मेरी बेटी 3 दिन से उसकी नानी के है और वो बहुत नटखट है। उसकी आदत है, घर में भी हर दूसरे दिन हमको एक लेटर लिखे, कभी दादी के नाम, कभी दादू के नाम, कभी पापा के नाम, कभी मम्मी के नाम। वो सारे दिन ऐसे ही लेटर्स लिखती रहती है। तो वहीं पे उसकी मौसी से किसी ने पूछा कैसी है उसकी तेरी बहन की बेटी, तो उसने बोला ये देख उसने भी एक लेटर लिखा है। वो उसने लेटर लिख के अपनी दोस्त को भेजा था झारखंड में। वहाँ से बड़े लोग आ गए। उसने यही लिखा है कि मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि मैं रोऊंगी तो सब रोने लग जाएंगे, इसलिए आई वोंट क्राई बिकॉज एवरीवन विल क्राई। उसी का लिखा हुआ लेटर। और अब एक नजर क्राइम